Hi again, I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of settlement proceedings of chapter number 7. This is the second part of chapter number 7. And in this, I have covered mediation and conciliation. So without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि मीडिएशन का मतलब क्या होता है। तो मीडिएशन का मतलब है जहां पे एक थर्ड पर्सन दो कंटेंडिंग पार्टीज को असिस्ट कर रहा है जिससे वो एक सेटलमेंट पर जो है अराइव हो सके। तो मीडिएशन में दैट थर्ड पर्सन इज इंटरफेयरिंग बिटवीन टू कंटेंडिंग पार्टीज जिनसे कि क्या हो वो जो है वो आपस में सेटलमेंट में पहुंच सके। मीनिंग ऑफ कंसीलिएशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और सेटलिंग डिस्प्यूट्स इन अ फ्रेंडली मैनर। तो यहां पर जो भी वो थर्ड पर्सन होता है जो कंसीलिएटर होता है वो इंटरफियर नहीं करता है। ठीक है, तो जो डिफरेंस में आप देखोगे, अगर डिफरेंस में लिखा है कि कंसीलिएटर ब्रिंग्स द डिस्प्यूटेंट्स टू अग्रीमेंट थ्रू नेगोशिएशन। ठीक है, फर्दर कंसीलिएटर इज अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द डिस्प्यूट हैज अराइजन। एक बार डिस्प्यूट अराइज हो गया उसके बाद में कंसीलिएटर को अपॉइंट करा जाता है और डिसीजन जो होता है कंसीलिएटर का उसको अवार्ड बोलते हैं। बट मीडिएशन में क्या लिखा है? मीडिएशन इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। मीडिएटर असिस्ट करता है डिस्प्यूटेंट्स को टू रीच अ नेगोशिएबल सेटलमेंट। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन अ साइंड अग्रीमेंट व्हिच डिसाइड्स द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द पार्टीज। तो एक अग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिया जाता है दोनों पार्टीज के बीच में। फर्दर डिसीजन जो है मीडिएटर का उसको बोला जाता है सेटलमेंट। तो ये आपको मीनिंग में और डिफरेंस में याद रखना है। उसके बाद कुछ और भी पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे कि अनलाइक फॉर्मल एजुडिकेटरी प्रोसेस द मीडिएशन नीड नॉट बी कन्फाइंड टू द इश्यूज व्हिच आर रेज्ड इन द केस बट कैन गो बियॉन्ड टू अदर मैटर्स। जिसमें पार्टीज मतलब जो भी पार्टीज मैटर्स रिजॉल्व करना चाहती हैं वो भी कंसिडर करे जा सकते हैं और इश्यूज जो केस में उसके भी अलावा जो भी इश्यूज है उनको भी कंसिडर करा जा सकता है। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट हो सकता है जो आप लिख सकते हो। Then conciliation process is similar to mediation, but the conciliator suggests the terms for settlement on evaluation of the issues discussed by the parties. तो यहाँ पे सिर्फ conciliator suggest कर रहा है, but mediation में तो क्या कर रहे थे हम? assist कर रहे थे parties को। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसके बाद वाला जो पैरा दिया हुआ है, ठीक है, जो दो लाइंस लिखी है उसमें जो लास्ट लिखा हुआ है कि नो सेटलमेंट कैन बी इम्पोज्ड बाय द मीडिएटर और कंसीलिएटर। मीडिएटर या कंसीलिएटर कभी भी सेटलमेंट इम्पोज करने का काम नहीं करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दे जस्ट हेल्प दी पार्टीज टू अराइव एट द settlement. They are not imposing the settlement on the parties. The parties are themselves imposing the settlement on themselves. ठीक है, तो पार्टीज ही क्या कर रही है? सेटलमेंट खुद पे एनफोर्स कर रही है, इम्पोज कर रही है। ठीक है, मीडिएटर या कंसीलिएटर ये वाला काम नहीं करता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंस क्या है मीडिएशन की? तो डिसएडवांटेजेस या एजुडिकेटरी प्रोसेस के जो भी डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशंस है, वही सब क्या है? फायदे हैं मीडिएशन के, यानी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो डिसएडवांटेज क्या कि डिले होता है इन द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट। देन अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, इनफ्लेक्सिबिलिटी इन द रिजल्ट या सॉल्यूशन, हाई कॉस्ट, डिफिकल्टीज इन एनफोर्समेंट एंड होस्टाइल एटमॉस्फियर। और ये सारी चीजें किसमें कवर अप हो जाती है? मीडिएशन में कवर अप हो जाती है। ये सब चीजें नहीं होती मीडिएशन या कंसिलिएशन में। इसके बाद आपको चीज याद रखनी है कि मीडिएशन गिव्स अ वॉलंटरी एंड फ्लेक्सिबल नेगोशिएटेड कॉन्फ्लिक्ट reduction process with the assistance of the expert. It creates a conducive atmosphere to enable the parties to explore various alternatives and ultimately facilitates the parties to find a solution or reach a settlement. In short, it is a professionally and scientifically managed negotiation process. Conciliation, on the other hand, इज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल मैनर में जो कंडक्ट करा जाता है। ठीक है, इन देयर अटेम्प्ट टू रीच एन एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट। एक केस हुआ था एफकंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस शेरियन वाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड करा था दैट ऑल दी केसेस रिलेटिंग टू ट्रेड, कॉमर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड इवन टॉर्शियस लाइबिलिटी कुड नॉर्मली बी मीडिएटेड। इन सबको मीडिएशन में जो है भेजा जा सकता है। मीडिएशन में ये सब ट्राई करे जा सकते है। तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा मीडिएशन और कंसिलिएशन के अंदर। इसके बाद में दिया है सेक्शन नंबर 442 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले पॉइंट पे इसमें बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगी पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जिनको मीडिएशन और कंसिलिएशन पैनल बोला जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्यों कर रहे हैं ये? फॉर द पर्पज ऑफ मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल। सेकंड में बोला है एनी ऑफ द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग में एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग एंड एट एनी स्टेज बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, जो भी प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है तो किसी भी टाइम पे कोई भी पार्टी टू द प्रोसीडिंग क्या कर सकती है? अप्लाई कर सकती है सीजी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल को
कि वो मैटर जो है वो रेफर कर दिया जाए मीडिएशन और कंसिलिएशन पैनल को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल अपॉइंट वन और मोर एक्सपर्ट। यहाँ पर उनके लिए मैंडेटरी है कि उनको अपॉइंट करना ही करना है। उसके बाद सुओ मोटो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल खुद से अगर उनको लगता है कि किसी मैटर को जो है रेफर करना चाहिए टू द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल, तो वो खुद से भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद वाले पॉइंट में बोले फीस वगैरह क्या होगी एक्सपर्ट्स की, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी एक्सपर्ट्स के ऑफ द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल, तो वो जो भी प्रिस्क्राइब करी जाएगी वही सब फीस और वही सब टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाली है। देन उसके बाद बोला है कि जो मीडिएशन और कंसिलिएशन पैनल है उसको फॉलो करना है सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और डिस्पोज ऑफ करना है मैटर को, ठीक है, 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच रेफरेंस। ये जो 3 महीने का टाइम है इसको एक्सटेंड भी करा जा सकता है बाय मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ्स। कौन कर सकता है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन फ्रॉम एनी पार्टी या फ्रॉम द मीडिएटर या कंसिलिएटर। तो पार्टीज की एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं, मीडिएटर या कंसिलिएटर जिसको अपॉइंट करा गया वो लोग बोल रहे हैं कि यार एक्सटेंड कर दो, तो वहां पे भी आप उनके भी कहने पे एक्सटेंशन जो है वो हो सकता है। तो 3+3 जो है ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बोला एनी पार्टी अग्री बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द मीडिएशन एंड कंसिलिएशन पैनल मे फाइल द ऑब्जेक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। अगर कोई भी पार्टी अग्रीव्ड है, ठीक है, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द मीडिएशन या कंसिलिएशन पैनल, तो फाइल कर सकते हैं ऑब्जेक्शंस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो ये आपको पूरा याद रखना है सेक्शन नंबर 442 के अंदर। इसके बाद में दिया है कंपनीज मीडिएशन एंड कंसिलिएशन रूल्स 2016। सबसे पहले दिया है रूल 3 पैनल ऑफ मीडिएटर्स और कंसिलिएटर्स। इसमें बोला है रीजनल डायरेक्टर जो है वो प्रिपेयर करेगा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स जो कि चाहते हैं और एलिजिबल भी हैं अपॉइंट होने के लिए एज मीडिएटर्स और कंसिलिएटर्स इन द रिस्पेक्टिव रीजन्स, एंड वो जो पैनल होगा वो प्लेस करा जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और ऑन एनी अदर वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। Second, regional director may invite the application from persons interested in getting empaneled as mediator or conciliator। जो भी persons interested है मीडिएटर या कंसिलिएटर के तौर पे एम्पैनल होने के लिए, उनसे भी एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो इनवाइट करी जा सकती है। एंड ऑब्वियसली उनके पास जो है रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस जो कि रूल 4 में अभी आगे आने वाली है वो होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है और जिसके पास भी रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस है उससे भी एप्लीकेशंस वगैरह जो रीजनल डायरेक्टर है वो इनवाइट कर सकता है। उसके बाद थर्ड में, अ पर्सन हु इंटेंड्स टू गेट एम्पैनल्ड एज मीडिएटर और कंसिलिएटर एंड पोजेसेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस, उसको अप्लाई करना है टू द रीजनल डायरेक्टर इन फॉर्म MDC1। दिस फॉर्म इज अपेंडेड टू द रूल्स इटसेल्फ एंड मे बी स्टडी। तो मतलब ये लाइन तो वैसे हमारे काम की नहीं है, बट आपको ध्यान के रखना है कि पर्सन जो कि एम्पैनल होना चाहता है वो अप्लाई कर सकता है रीजनल डायरेक्टर को इन फॉर्म MDC1। फोर्थ में बोला एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर सब रूल 3। इसमें जो एप्लीकेशन आएगी इस रूल के अंदर, ठीक है, मतलब सब रूल 3 यानी ऊपर जो हमने फॉर्म MDC1 पढ़ा है उसमें जो एप्लीकेशन आएगी, अगर वो रिजेक्ट कर देता है कौन? रीजनल डायरेक्टर, तो रीजनल डायरेक्टर शैल रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग फॉर द सेम। एंड फिफ्थ में बोला है द रीजनल डायरेक्टर शैल इनवाइट द एप्लीकेशंस फ्रॉम पर्संस इंटरेस्टेड इन गेटिंग एम्पैनल्ड एज मीडिएटर और कंसिलिएटर एवरी ईयर, हर साल ऐसा करना है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ February, एंड अपडेट द पैनल व्हिच शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1st अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो एप्लीकेशन हर साल फरवरी में जो है वो इनवाइट करी जाएंगे और जो पैनल है उसको अपडेट करा जाएगा, और जो भी अपडेशन होगा वो इफेक्टिव कब से हो जाएगा? फ्रॉम द 1st अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो ये आपको याद रखना है रूल 3 के अंदर। रूल 4 में क्वालिफिकेशंस दी हैं फॉर एम्पैनलमेंट। इसमें बोला है पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर बीइंग एम्पैनल्ड एज मीडिएटर और कंसिलिएटर unless he has been a judge of the Supreme Court of India or has been a judge of a high court or has been a district and session judge or has been a member or registrar of a tribunal constituted at the national level under any law for the timing in force, or has been an officer in the Indian corporate law service or Indian legal service with 15 years experience, or is a qualified legal practitioner for not less than 10 years, or is or has been a professional for at least 15 years of continuous practice as chartered accountant or cost accountant or company secretary, or has been a member or president of any state consumer forum, or is an expert in mediation or conciliation who has successfully undergone training in mediation or conciliation। तो ये सब जो है क्वालिफिकेशन है एम्पैनलमेंट की जो आपको ध्यान में। इसके बाद दिया डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर एम्पैनलमेंट रूल 5। इसमें बोला है पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग एम्पैनल्ड एज मीडिएटर और कंसिलिएटर if he is an undischarged insolvent or has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending. Second, has been convicted for an offense which in the opinion of the central government involves sorry, which involves moral turpitude.
Third, has been removed or dismissed from the service of the government or the corporation owned or controlled by the government, has been punished in any disciplinary proceeding by the appropriate disciplinary authority, or has, in the opinion of the central government, such financial or other interest in the subject matter of dispute, or is related to any of the parties, as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as mediator or कंसीलिएटर. तो या तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उसने अप्लाई कर दिया है कि उसको एडजुडिकेट कर दिया जाए एज एन इंसॉल्वेंट और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, या फिर उसको कन्विक्ट करा गया किसी भी ऑफेंस के लिए जिसमें मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है, या फिर उसको रिमूव या डिसमिस कर दिया गया था सर्विस से ऑफ द गवर्नमेंट, सीजी प्लस एसजी दोनों आ जाएगा यहाँ पे, और द कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, अगेन सीजी प्लस एसजी, या हैज बीन पनिश्ड इन एनी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग बाय द एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, उसको पनिश करा गया किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में, या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इस तरीके का फाइनेंशियल या कोई और इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में ऑफ द डिस्प्यूट, या वो रिलेटेड है पार्टीज से, जिससे कि क्या अफेक्ट होगा, अफेक्ट होगा प्रेजुडिकली द डिस्चार्ज बाय हिम ऑफ हिज फंक्शंस, यानी वो अपने फंक्शंस जो है वो इंडिपेंडेंट होकर के डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा. तो ये सब आपको याद रखना है रूल नंबर 5 के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर एम्पैनलमेंट. ठीक है, उसके बाद में रूल नंबर 6 में बोला है एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर और कंसीलिएटर एंड हिज अपॉइंटमेंट. सबसे पहले इसमें बोला है पार्टीज कंसर्न में अग्री ऑन द नेम ऑफ द सोल मीडिएटर और कंसीलिएटर फॉर मीडिएशन और कंसीलिएशन बिटवीन देम. ठीक है, तो पार्टीज आपस में अग्री करेंगी एक सिंगल नेम पर. उसके बाद में जहां पर भी दो या उससे ज्यादा सेट्स ऑफ पार्टीज है and they are unable to agree on a sole mediator or conciliator, the central government or the tribunal or the appellate tribunal may ask each party to nominate the mediator or conciliator. ठीक है, दोनों पार्टीज को बोला जा सकता है कि वो क्या करे, नॉमिनेट करे मीडिएटर और कंसीलिएटर को, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपॉइंट द मीडिएटर और कंसीलिएटर एज मे बी डीम्ड नेसेसरी फॉर मीडिएशन और कंसीलिएशन बिटवीन द पार्टीज. तो अगर पार्टीज नहीं कर पा रही अपॉइंट, तो या तो उनको नॉमिनेट करने को बोला जाएगा, या फिर खुद से कौन अपॉइंट कर देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल. देन सेकंड में बोला है कि जो एप्लीकेशन देनी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर रेफरिंग द मैटर पर्टेनिंग टू एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर मीडिएशन और कंसीलिएशन, वो देना है फॉर्म MDC 2 के अंदर, एंड इट शैल बी अकम्पनीड विद अ फी ऑफ 1000 रुपीज. Then on receipt of an application, central government tribunal और appellate tribunal appoint करेगी one or more experts को from the panel. Central government tribunal या appellate tribunal before which any proceeding is pending may suo motu refer any matter pertaining to such proceeding to such number of experts from the mediation या conciliation panel, जैसा कि उसको सही लगता है. तो वो खुद से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी कर सकते हैं. एप्लीकेशन फॉर्म MDC 2 जो है उसके अंदर देना है, accompanied with a fee of 1000 rupees. डिलीशन फ्रॉम द पैनल में बोला है रीजनल डायरेक्टर मे बाय रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, किसी का भी नाम जो है वो रिमूव कर सकता है, यानी किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकता है पैनल में से. विड्रॉइंग द नेम फ्रॉम पैनल रूल 8, इसमें बोला है एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू विड्रॉ हिज नेम फ्रॉम द मीडिएशन एंड कंसीलिएशन पैनल, वो एप्लीकेशन दे सकता है टू द रीजनल डायरेक्टर इंडिकेटिंग द रीजंस फॉर सच विड्रॉवल, एंड रीजनल डायरेक्टर जो है उसको डिसीजन लेना ऑन सच एप्लीकेशन विद इन 15 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन एंड अपडेट द पैनल अकॉर्डिंगली. देन ड्यूटी ऑफ मीडिएटर और कंसीलिएटर टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स, रूल 9 इसमें बोला इट शैल बी ड्यूटी ऑफ अ मीडिएटर और कंसीलिएटर टू डिस्क्लोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल अबाउट एनी सर्कमस्टांसेस व्हिच मे गिव राइज टू अ रीजनेबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी इन कैरिंग आउट हिज फंक्शंस. ऐसे जो भी रीजनेबल डाउट है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हिज इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी, तो वो सारे सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो ये डाउट क्रिएट कर सकते हैं वो डिस्क्लोज करने, वो बताने मीडिएटर और कंसीलिएटर को. एंड एवरी मीडिएटर और कंसीलिएटर शेल फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड थ्रू आउट द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द मीडिएशन और कंसीलिएशन प्रोसीडिंग विदाउट एनी डिले डिस्क्लोज टू द पार्टीज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस जो वन में रेफर करा गया. तो एज एंड व्हेन इट अराइजेस वो डिस्क्लोज करना है. इसके बाद दिया विड्रॉवल ऑफ अपॉइंटमेंट, ऊपर जो हमने पढ़ा था वो था विड्रॉवल ऑफ द नेम फ्रॉम द पैनल, ये है विड्रॉवल ऑफ अपॉइंटमेंट. रूल नंबर 10, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल अपॉन रिसीविंग एनी डिस्क्लोजर विच इज फर्निश्ड बाय द मीडिएटर और कंसीलिएटर अंडर रूल 9 विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी, और आफ्टर रिसीविंग एनी अदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्टी और अदर पर्सन इन एनी प्रोसीडिंग which is pending
and on being satisfied that such disclosure or information has raised a reasonable doubt as to the independence or impartiality of such mediator या conciliator, तो उसकी अपॉइंटमेंट जो इसको विड्रॉ करा जा सकता है, इन हिज प्लेस अपॉइंट एनी अदर मीडिएटर और कंसिलेटर इन दैट प्रोसीडिंग. मीडिएटर और कंसिलेटर में ऑफर टू विड्रॉ हिमसेल्फ, वो खुद भी ऑफर कर सकते हैं कि हम विड्रॉ करना चाहते हैं फ्रॉम सच प्रोसीडिंग एंड रिक्वेस्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी टू अपॉइंट एनी अदर मीडिएटर और कंसिलेटर. तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनको हटा सकती है और मीडिएटर और कंसिलेटर खुद भी विड्रॉ कर सकते हैं अगर कोई सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि रीजनेबल डाउट रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ सच मीडिएटर और कंसिलेटर. ये आपको याद रखना है रूल नंबर 10 में. रूल नंबर 11 में बताया प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ मैटर. इसमें बोला है फॉर द पर्पज ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन मीडिएटर और कंसिलिएटर शेल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर. ठीक है, क्या उनको फॉलो करना है प्रोसीजर? पहला, he shall fix in consultation with the parties the dates and the time of each mediation or conciliation session where all the parties have to be present. तो फिक्स करेंगे सेशन की डेट और टाइम जहां पे सभी पार्टीज को प्रेजेंट रहना है. He shall hold the mediation or conciliation at the place decided by the central government or the tribunal or the appellate tribunal as the case may be, or such other place where the parties and the mediator or conciliator jointly agree. तो या तो उस प्लेस पे जो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, या फिर उस प्लेस पे जो पार्टीज और मीडिएटर और कंसिलेटर आपस में मिल करके डिसाइड करेंगे. देन ही में कंडक्ट जॉइंट और सेपरेट मीटिंग्स विद द पार्टीज. जॉइंट भी कर सकते हो आप मीटिंग, सेपरेट भी कर सकते हो पार्टीज के साथ. ईच पार्टी शेल 10 days बिफोर अ सेशन प्रोवाइड टू द मीडिएटर और कंसिलेटर अ ब्रीफ मेमोरेंडम सेटिंग फॉर द इश्यूज. हर एक पार्टी को ये 10 दिन पहले क्या करना है, प्रोवाइड करना है ब्रीफ मेमोरेंडम जिसमें इश्यूज वगैरह लिखे होंगे, उनके आपस में क्या इश्यूज हैं, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली रिजॉल्व करने विच नीड टू बी रिजॉल्व, एंड हिज पोजीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज इश्यूज, और उस पार्टी की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दोज इश्यूज, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन रीजनेबली रिक्वायर्ड फॉर द मीडिएटर और कंसिलिएटर टू अंडरस्टैंड द इशू. ये भी आप बताओगे उसके अंदर. इन अ कॉपी ऑफ सच मेमोरेंडम शेल ऑल्सो बी गिवन टू द अपोजिट पार्टी और पार्टीज. In suitable or appropriate cases, the above mentioned period may be reduced at the discretion of the mediator or conciliator. वो जो 10 days का टाइम है उसको reduce भी करा जा सकता है. उसके बाद each party shall furnish to the mediator or conciliator such other information as may be required by him in connection with the issues to be resolved. तो हर एक पार्टी को फर्निश करना है मीडिएटर और कंसिलिएटर को दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन मीडिएटर या कंसिलिएटर को चाहिए इन कनेक्शन विद द इश्यूज टू बी रिजॉल्व. सेकंड इसमें बोला वेयर देयर इज मोर देन वन मीडिएटर और कंसिलिएटर, द मीडिएटर और कंसिलिएटर्स में फर्स्ट कॉन्कर विद द पार्टी दैट अग्रीड टू नॉमिनेट हिम, ठीक है, एंड देयर आफ्टर इंटरेक्ट विद द अदर मीडिएटर और कंसिलिएटर विद अ व्यू टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. तो जिसने अपॉइंट करा है पहले उससे बातचीत कर लेंगे और फिर उसके बाद में जो दूसरी पार्टी का मीडिएटर या कंसिलिएटर है उसके साथ डिस्कशन वगैरह जो है वो करेंगे सो एज टू रीच द सेटलमेंट. उसके बाद रूल 12 में क्या लिखा है, मीडिएटर और कंसिलिएटर नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 और द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. मीडिएटर और कंसिलिएटर जो है वो बाउंड नहीं है बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 या सीपीसी व्हाइल डिस्पोजिंग द मैटर. तो सीपीसी का जो प्रोसीजर है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है. इंडियन एविडेंस एक्ट में जो एविडेंसेस को लेकर के लिखा हुआ है कि क्या एडमिसिबल होगा क्या इनएडमिसिबल होगा वो सब भी एप्लीकेबल होने वाला नहीं है. बट ऑब्वियसली दे शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड नेचुरल justice having regard to the rights and obligations of the parties, usages of trade if any, and the circumstances of the dispute. Then representation of parties, rule 13 इसमें बोला है parties shall ordinarily be present personally. obviously वो personally present होना चाहिए या फिर वो present हो सकते हैं through an authorized attorney at the sessions or meetings notified by the mediator or conciliator. Parties may be represented by an authorized person or counsel with the permission of the mediator or conciliator. तो parties को रिप्रेजेंट कर सकता है. कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? ऑथराइज्ड पर्सन या काउंसिल, लेकिन पहले परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, मीडिएटर या कंसिलिएटर की इन सच सेशन और मीटिंग. एंड द मीडिएटर और कंसिलिएटर और द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी एंटाइटल्ड टू डायरेक्ट टू एंश्योर द प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टी टू अपीयर इन पर्सन. तो मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्या चीज डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनी पार्टी टू अपीयर इन पर्सन. क्या उस पार्टी को जो है इन पर्सन ही सेशन में आना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ काउंसिल जो है उससे काम नहीं होगा.
The party not residing in India may, with the permission of the mediator or conciliator, be represented by his or her authorized representative at the session or meeting. Obviously, जो भी पार्टी इंडिया में रिसाइड नहीं करती है वो विद द परमिशन ऑफ द मीडिएटर और कंसिलेटर अगेन रिप्रेजेंट करा जा सकता है उसको. कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. Consequences of non-attendance of parties at sessions or meetings on due date. अगर एक पार्टी फेल हो जाती है टू अटेंड अ सेशन और अ मीटिंग फिक्स्ड बाय द मीडिएटर और कंसिलेटर deliberately या willfully for 2 consecutive times, very important. आप जानबूझ करके, ठीक है, नहीं कर रहे हो अटेंड, और लगातार अगर ऐसा 2 बार हो रहा है, ठीक है, लगातार इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने नहीं करा फिर उसके बाद कर लिया फिर आप कर रहे हो तो इशू नहीं है, बट लगातार अगर आपने 2 बार नहीं करा तो मीडिएशन और कंसिलिएशन शैल बी डीम्ड टू हैव फेल्ड एंड मीडिएटर और कंसिलिएटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द सीजी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल. एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस रूल 15 इसमें बोला, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, मीडिएटर और कंसिलिएटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज का कंसेंट ले करके अरेंज कर सकते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय अ सुटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन. तो दे कैन टेक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी. इसके बाद में दिया है ऑफर ऑफ सेटलमेंट बाय पार्टीज रूल नंबर 16. इसमें बोला है एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग में विदाउट प्रेजुडाइज ऑफर अ सेटलमेंट टू द अदर पार्टी एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग विद अ नोटिस टू द मीडिएटर और कंसिलिएटर. तो यहाँ पे ये विदाउट प्रेजुडाइज का मतलब क्या है? विदाउट प्रेजुडाइज ऑफर अ सेटलमेंट का मतलब है कि जो भी पार्टी सेटलमेंट ऑफर कर रही है वो जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह देगी, ठीक है, वाइल सेटलिंग द डिस्प्यूट, उन स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करा जा सकता है उसके अगेंस्ट एज अ एविडेंस इन द कोर्ट या ट्रिब्यूनल. कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है वहां पर आप जो भी स्टेटमेंट उस पार्टी ने दिए जो ऑफर कर रही है सेटलमेंट इन अ जेन्युइन अटेम्प्ट टू सेटल द डिस्प्यूट, आप उसको यूज नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस. और सेकंड वाले पॉइंट में क्या बोला? एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग में मेक अ विद प्रेजुडाइज ऑफर. विद प्रेजुडाइज ऑफर मतलब जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह वो पार्टी दे रही है आप उसका यूज कर सकते हो उसके अगेंस्ट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट या ट्रिब्यूनल. तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है, विदाउट प्रेजुडाइज ऑफर अ सेटलमेंट एंड विद प्रेजुडाइज ऑफर अ सेटलमेंट. ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा, ये आप कर सकते हो बट दोनों ही जो पॉइंट्स उसमें रिक्वायरमेंट है कि आपको नोटिस देना है किसको? मीडिएटर या कंसिलिएटर को. उसके बाद रोल ऑफ मीडिएटर और कंसिलिएटर रूल नंबर 17. इसमें बोला मीडिएटर और कंसिलिएटर शैल अटेम्प्ट टू फैसिलिटेट वॉलंटरी रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट बाय द पार्टीज एंड कम्युनिकेट द व्यू ऑफ ईच पार्टी टू द अदर. तो वो फैसिलिटेट करेंगे वॉलंटरी रिजोल्यूशन. जो भी पार्टीज बोल रही है उनका जो व्यू है वो दूसरी पार्टी को क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे. एक पार्टी का व्यू दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट करेंगे. असिस्ट करेंगे उनको इन आइडेंटिफाइंग द इश्यूज, reducing the misunderstandings and clarifying the priorities, exploring the areas of compromise and generating the options in an attempt to resolve the dispute. बहुत ही क्लियरली इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि मीडिएटर या कंसिलिएटर जो है उनको इंपोज नहीं करना है कोई भी टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट ऑन द पार्टीज. On the consent of both the parties, the mediator or conciliator may impose such terms and conditions on the parties for early settlement of the dispute as he may deem. फिर तो ऐसे तो वो इंपोज नहीं कर सकते कोई भी टर्म, लेकिन अगर दोनों पार्टीज आपस में अग्री कर जाती हैं तो फिर वो इंपोज कर सकते हैं अर्ली सेटलमेंट के लिए ऑफ द डिस्प्यूट. उसके बाद रूल 18 में बोला पार्टीज अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द डिसीजन, मीडिएटर और कंसिलिएटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. तो पार्टीज शैल बी मेड टू अंडरस्टैंड that the mediator or conciliator facilitates in arriving a decision to resolve the dispute and that he shall not and cannot impose any settlement, nor the mediator or conciliator give any assurance that the mediation or conciliation shall result in a settlement. ना तो वो impose कर रहे हैं, ठीक है, ना तो उनको ऐसा करना है, ना ही वो कर रहे हैं, ठीक है. और मतलब he shall not and cannot का मतलब क्या हो गया कि आपको नहीं करना और आप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है, impose. एंड दूसरी चीज आप ये एश्योरेंस भी नहीं दे सकते कि मीडिएशन और कंसिलिएशन में अगर आप आओगे तो सेटलमेंट हो ही जाएगा, ठीक है. एंड द मीडिएटर और कंसिलिएटर शैल नॉट इंपोज एनी डिसीजन ऑन द पार्टीज. देन उसके बाद टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन क्या है? तो इसमें बोला द प्रोसेस ऑफ एनी मीडिएशन और कंसिलिएशन अंडर दीज रूल्स शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्सपर्ट और एक्सपर्ट फ्रॉम द पैनल. ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months from the date of appointment of expert from the panel, the mediation or conciliation process shall stand terminate हो जाएगी. And in case of mediation or conciliation in relation to any proceeding before tribunal या appellate tribunal which could not be completed within 3 months, tribunal or as the case may be appellate tribunal may on the application of mediator or conciliator or any of the party to the proceeding extend the period of mediation or conciliation by such period not exceeding 3 months. तो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं. उसके बाद पार्टीज टू एक्ट इन गुड फेथ, ऑल द पार्टीज शैल कमिट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग इन गुड फेथ विद द इंटेंशन टू सेटल द डिस्प्यूट. कॉन्फिडेंशियलिटी, डिस्क्लोजर एंड इनएडमिसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें क्या बोला है? व्हेन अ मीडिएटर और कंसिलिएटर रिसीव्स द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द डिस्प्यूट फ्रॉम एनी पार्टी, he shall disclose the substance of that information to the
अदर पार्टी, अगर आपको एक पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तो वो आपको डिस्क्लोज करना है दूसरी पार्टी को। आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने की भी जरूरत नहीं है, बट आपको सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो मेन एसेंस है ऑफ द इंफॉर्मेशन, वो जरूर बताना है सामने वाली पार्टी को, सो दैट सामने वाली जो पार्टी है उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो टू प्रेजेंट सच एक्सप्लेनेशन एज इट में कंसिडर appropriate. Then when a party gives information to the mediator or conciliator subject to a specific condition that the information may be kept confidential, the mediator or conciliator shall not disclose the information to the other party. अगर किसी पार्टी ने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट करा है मीडिएटर और कंसिलिएटर को कि ये इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो फिर उस केस में सामने वाली पार्टी को कोई भी इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत या डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सेकंड बोला है द रिसिप्ट और परसुअल और प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, बाय द मीडिएटर और कंसिलिएटर व्हाइल सर्विंग इन दैट कैपेसिटी शैल बी कॉन्फिडेंशियल। तो जो भी वो उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या वो प्रिपेयर करेंगे, रिकॉर्ड्स वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, वो सब कॉन्फिडेंशियल होगा। एंड द मीडिएटर और कंसिलिएटर शैल नॉट बी कंपेल्ड टू डाइवर्ज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दोज डॉक्यूमेंट्स नॉर एज टू व्हाट ट्रांसपायर्ड ड्यूरिंग द मीडिएशन और कंसिलिएशन बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, एज द केस में बी, और एनी अदर अथॉरिटी और एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो आप फोर्स नहीं कर सकते मीडिएटर या कंसिलिएटर को कि उसको इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू द मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, या क्या चीजें हुई थी ड्यूरिंग द मीडिएशन और कंसिलिएशन वो बताना पड़ेगा। आप उसको उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते, उसको ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल, या कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन। थर्ड, द पार्टीज शैल मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इवेंट्स दैट ट्रांसपायर। पार्टीज को भी क्या करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है ड्यूरिंग द मीडिएशन और कंसिलिएशन, जो भी इवेंट्स वगैरह हुए थे उसको लेके। एंड शैल नॉट रिलाई ऑन और इंट्रोड्यूस दी सेड इंफॉर्मेशन इन अदर प्रोसीडिंग्स, और किसी भी दूसरी प्रोसीडिंग में ये चीजें सामने लेकर के नहीं आनी है, ठीक है। किस चीज को, किन किन चीजों को लेकर के बोल रहे हैं, द साइड इंफॉर्मेशन इन अदर प्रोसीडिंग एज टू व्यूज जो एक्सप्रेस करे गए थे बाय अ पार्टी इन द कोर्स ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, ठीक है, वो आप दूसरे प्रोसीडिंग में इंट्रोड्यूस या रिलाई नहीं कर सकते उसके ऊपर, जो भी व्यूज वगैरह एक्सप्रेस करे गए थे। देन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी ऑब्टेन करे गए थे ड्यूरिंग मीडिएशन या कंसिलिएशन व्हिच आर एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड टू बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो पार्टीज ने दी थी या मीडिएटर या कंसिलिएटर ने दी थी, ठीक है। उसके बाद प्रपोजल्स मेड और व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय द मीडिएटर और कंसिलिएटर, जो भी प्रपोजल्स वगैरह, व्यूज वगैरह एक्सप्रेस करे थे मीडिएटर या कंसिलिएटर ने। एंड द एडमिशंस मेड बाय पार्टी इन द कोर्स ऑफ मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग, के किसी भी दूसरी प्रोसीडिंग में इंट्रोड्यूस नहीं करे जा सकते हैं, बेसिकली ये सारी चीजें दूसरी प्रोसीडिंग में यूज नहीं करी जा सकती है, ठीक है। देन उसके बाद फोर्थ में लिखा है देयर शैल बी नो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ द मीडिएशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी ऑफ द मीडिएशन या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। एंड लास्टली नो स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज और द विटनेसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय द मीडिएटर और कंसिलिएटर, कोई स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड भी नहीं करे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी रूल नंबर 22, इसमें क्या बोला है, मीडिएशन और कंसिलिएशन सेशंस और मीटिंग्स shall be conducted in privacy where the persons as mentioned in rule number 13 shall be entitled to represent the parties, यानी वो जो authorized counsel वगैरह जो है, ठीक है, या authorized attorney वगैरह, but other persons may attend only with the permission of the parties and with the consent of the mediator or conciliator। तो दूसरे भी कर सकते हैं अटेंड, लेकिन यहाँ पे हमको पार्टी की भी परमिशन, दोनों पार्टीज की भी परमिशन चाहिए और मीडिएटर और कंसिलिएटर का भी कंसेंट चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इसमें क्या बोला है, नो मीडिएटर और कंसिलिएटर शैल बी हेल्ड लायबल फॉर एनीथिंग व्हिच इज डन और ओमिटेड टू बी डन बाय हिम इन गुड फेथ ड्यूरिंग द मीडिएशन और कंसिलिएशन proceeding for civil or criminal action, nor shall be summoned by any party to the suit or proceeding to appear before the central government tribunal या appellate tribunal। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना सिविल एक्शन ना क्रिमिनल एक्शन, ना उनको सम्मन करा जाएगा कि अपेयर हो, ठीक है, सूट या प्रोसीडिंग में जो कि चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने, टू टेस्टिफाई यानी एविडेंस देने के लिए रिगार्डिंग दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो उनको रिसीव हुई थी या एक्शन जो उन्होंने लिया था इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राफ्ट और रिकॉर्ड जो उन्होंने प्रिपेयर करे थे या उनको शो करे गए थे ड्यूरिंग द मीडिएशन या कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। देन कम्युनिकेशन बिटवीन मीडिएटर और कंसिलिएटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसमें क्या बोला, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्टीज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट और द ट्रिब्यूनल और द अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी एंड द न्यूट्रलिटी ऑफ द मीडिएटर और कंसिलिएटर, देयर शैल बी नो कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडिएटर और कंसिलिएटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी इन द सब्जेक्ट मैटर, उसको लेकर के कोई बातचीत उनके बीच में नहीं होगी। इफ एनी कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडिएटर या कंसिलिएटर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल इज नेसेसरी, तो वो राइटिंग में होगी एंड कॉपीज ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू द पार्टीज या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, और उसकी कॉपी जो है पार्टीज को भी दी जाएगी और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स को भी दी जाएगी। Then communication between the mediator or conciliator and the central government or the tribunal or the appellate tribunal as the case may be shall be limited to communication by the mediator or conciliator। जो communication होगी between the mediator या conciliator and central government
ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में भी, वो लिमिटेड होगा टू द कम्युनिकेशन बाय द मीडिएटर और कंसिलिएटर अबाउट द फेलियर ऑफ द पार्टी टू अटेंड। अगर कोई पार्टी फेल हो जाती है अटेंड करने में सेशन वगैरह, तो उसके बारे में जरूर बातचीत हो सकती है। अबाउट द कंसेंट ऑफ द पार्टीज हो सकता है, अबाउट हिज असेसमेंट दैट द केस इज नॉट सूटेड फॉर सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन और कंसिलिएशन, इसको लेकर के हो सकता है। अबाउट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज, इस चीज को लेकर के कम्युनिकेशन जो है वो हो सकती है। इसके अलावा किसी भी चीज को लेकर के कम्युनिकेशन नहीं हो सकती है। उसके बाद सेटलमेंट अग्रीमेंट, इसमें बोला वेयर एन अग्रीमेंट इज रीच्ड बिटवीन द पार्टीज इन रिगार्ड टू ऑल द इश्यूज और सम ऑफ द इश्यूज इन द प्रोसीडिंग, द सेम शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड साइन्ड बाय द पार्टीज, एंड इफ एनी काउंसिल हैज रिप्रेजेंटेड द पार्टीज, द कंसिलेटर और मीडिएटर में आल्सो ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ सच काउंसिल ऑन द सेटलमेंट अग्रीमेंट। तो पार्टीज तो ऑब्वियसली साइन करेंगी, काउंसिल ने अगर करे तो काउंसिल भी जो है उसके सिग्नेचर ऑब्टेन करे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है करना। कंसिलेटर और मीडिएटर अगर चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। Second, the agreement of the parties so signed shall be submitted to the mediator or conciliator, who shall with a covering letter signed by him forward the same to CG tribunal या appellate tribunal. Obviously वो क्या करेगा, उस agreement को forward कर देगा. Then where no agreement is reached between the parties before the time limit जो specified है rule 19 में, और where the mediator or conciliator is of the view that no settlement is possible, he shall report the same to the central government tribunal या appellate tribunal in writing. Writing में वो क्या करेगा, report कर देगा. Then fixing the date for recording the settlement and passing order, rule number 26. इसमें बोला है central government tribunal या appellate tribunal as the case may be shall fix a date of hearing normally within 14 days from the date of receipt of the report of the mediator or conciliator under rule number 25. तो जब rule number 25 में रिपोर्ट आ गई है, उसके बाद में जो हियरिंग होगी उसकी डेट क्या होगी, shall fix a date of hearing normally within 14 days from the date of receipt of, 14 दिनों के अंदर अंदर, and on such date of hearing central government tribunal appellate tribunal as the case may be satisfied कि parties have settled their dispute, कि यार उन्होंने settle कर लिया अपने dispute, तो it shall pass an order in accordance with the terms thereof, जो कि किसने obviously decide मतलब reach हुई है between the parties जो भी terms of settlement, उसके basis पे order कौन पास कर देगा, CG tribunal या appellate tribunal. अच्छा, if the settlement disposes of only certain issues arising in the proceeding, सारे के सारे issues नहीं dispose of हुए, कुछ ही हो पाए, तो on the basis of which any order is passed as stated in sub rule 1, the central government tribunal appellate tribunal as the case may be shall proceed further to decide the remaining issue. तो यार जो इशू मीडिएशन और कंसिलिएशन से डिसाइड होगा उनके रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर पास कर देंगे जैसा 1 में लिखा हुआ है, और जो नहीं हुआ है वो कौन अंडरटेक करेगा, फिर ऑब्वियसली वो किसके सामने जो है प्रोसीडिंग्स वगैरह होंगी उन इश्यूज को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल. उसके बाद इसमें आता है एक्सपेंसेस ऑफ मीडिएशन एंड कंसिलिएशन, रूल नंबर 27. इसमें बोला एट द टाइम ऑफ रेफरिंग द मैटर टू द मीडिएशन और कंसिलिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वो फिक्स कर सकते हैं फी ऑफ द मीडिएटर और कंसिलिएटर, एंड एज फार एज पॉसिबल अ कंसोलिडेटेड सम में बी फिक्स्ड रादर देन फॉर ईच सेशन और मीटिंग. हर एक सेशन यानी पर सेशन या पर मीटिंग उनको पेमेंट नहीं करा जाएगा, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट जो है वो डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस केस के लिए आपको इतना अमाउंट जो है वो मिलेगा. Second, the expenses of the mediation or conciliation, including the fee of the mediator or conciliator, cost of the administrative assistance, and the other ancillary expenses concerned, shall be borne equally by the various contesting parties and as may be otherwise directed by the central government tribunal or appellate tribunal. तो वैसे तो कौन करने वाला है, contesting parties जो है वो, लेकिन हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल कोई और डायरेक्शन दे दे इस चीज को लेकर के, तो फिर वो वाली डायरेक्शन जो है वो फॉलो होगी. Each party shall bear the cost for production of witnesses on his side, including the experts, or for production of documents. तो वो जो भी उसकी जो भी कॉस्ट होगी प्रोडक्शन ऑफ विटनेस या प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की, वो पार्टी जो है वो अपना अपना बियर करेंगे. उसके बाद में बोले मीडिएटर और कंसिलिएटर में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द मीडिएशन और कंसिलिएशन डायरेक्ट, ऐसा वो कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है करना, बट ऐसा वो कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं पार्टीज को टू डिपॉजिट इक्वल शेयर ऑफ द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द मीडिएशन और कंसिलिएशन, इंक्लूडिंग द फीस टू बी पेड टू द मीडिएटर और कंसिलिएटर. Then fifth में any party or parties do not pay the amount referred to sub rule 4, ठीक है, अगर कोई भी पार्टी या पार्टीज जो है वो पे नहीं करते अमाउंट यानी एडवांस डिपॉजिट नहीं देते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी shall on the application of the mediator or conciliator or any party issue the appropriate direction to the concerned parties. And lastly, mediation or conciliation shall commence only on the deposit of amount, जिसकी बात सब रूल 4 में करी गई है, and in case amount is not paid before such commencement, the mediation or conciliation shall be deemed to have terminated. This is a very important point. तो अगर मीडिएटर और कंसिलिएटर ने बोला है कि आपको डिपॉजिट करना है इक्वल शेयर ऑफ द प्रोबेबल कॉस्ट, तो करना है, अगर आप नहीं करते हो तो फिर उस केस में मीडिएशन और कंसिलिएशन जो है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट मान लिया जाएगा, ठीक है. तो ये चीज आपको याद रखनी है रूल नंबर 27 के अंदर. उसके बाद आता है एथिक्स टू बी फॉलोड बाय मीडिएटर और कंसिलिएटर, रूल नंबर 28. इसमें बोला है मीडिएटर और कंसिलिएटर शेल follow and observe the rules strictly and with due diligence, not carry on any activity or conduct which shall reasonably be considered as conduct unbecoming of a mediator or conciliator. Third, uphold the integrity and fairness of the mediation or conciliation process. Ensure that the parties involved in mediation or conciliation are fairly informed and have an adequate understanding of the procedural aspects of the process.
satisfy himself or herself that he or she is qualified to undertake and complete the assignment in a professional manner, disclose any interest or relationship likely to affect impartiality or which might seek an appearance of partiality or bias, avoid while communicating with the parties any impropriety or appearance of impropriety, be faithful to the relationship of trust and confidentiality imposed in the office of mediator or conciliator, conduct all the proceedings related to the resolutions of a dispute in accordance with the relevant applicable law, and recognize that the mediation or conciliation is based on principle of self determination by the parties, and that the mediation or conciliation process relies upon the ability of parties to reach a voluntary undisclosed agreement and maintain the reasonable expectations of the parties as to confidentiality and refrain from promises or guarantees of the results. Then, if any party finds that conduct of mediator or conciliator violates the ethics laid down in this rule, the party may immediately bring it to the notice of the आरडी. तो अगर किसी को भी पता चलता है कि उसने वॉयलेट करे एथिक्स, तो वो आरडी को जाकर के बता सकते हैं. तो इसमें से आपको सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ ही पॉइंट्स जो है वो आपको याद रखने हैं. तो आप डिसाइड करके जो भी पॉइंट्स आपको लगते हैं कि इजी हैं और आप याद कर सकते हो आसानी से, वो इसमें आप याद कर लो. देन उसके बाद रिसोर्ट टू आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसमें बोला है द पार्टीज शेल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द मीडिएशन और कंसिलिएशन अंडर दीज रूल्स. जब मीडिएशन और कंसिलिएशन चल रहा है उस दौरान पार्टीज इनिशिएट नहीं करेंगी कोई भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग, यानी आर्बिट्रेशन या कोई भी दूसरी प्रोसीडिंग्स वगैरह इनिशिएट नहीं करी जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैटर दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मीडिएशन या कंसिलिएशन, एक्सेप्ट that a party may initiate the arbitral or judicial proceeding where in his opinion such proceedings are necessary for protecting his rights. अगर उसको ऐसा लगता है कि उसके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए आर्बिट्रेशन या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करना जरूरी है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जो कि मीडिएशन या कंसिलिएशन का पार्ट है अभी. और लास्टली इसमें बोले मैटर्स नॉट टू बी रेफर्ड टू द मीडिएशन और कंसिलिएशन. ऐसे कौन से मैटर्स है जिनको रेफर नहीं करा जाएगा मीडिएशन और कंसिलिएशन में? रूल नंबर 30 वेरी इंपॉर्टेंट. द फॉलोइंग मैटर्स शेल नॉट बी रेफर्ड टू मीडिएशन और कंसिलिएशन, नेमली द मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और द मैटर्स विच रिलेट टू डिफॉल्ट्स और ऑफेंसेस फॉर विच एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग हैव बीन मेड बाय वन और मोर पार्टीज. तो जितने भी ऐसे मैटर है, ठीक है, जिसमें प्रोसीडिंग्स जो है वो चल रही है, ठीक है, मैटर्स रिलेटिंग टू द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन, तो जिन भी मैटर्स में इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, ठीक है, वो आप नहीं मीडिएशन और कंसिलिएशन में रेफर कर सकते. दूसरा, जो भी मैटर्स हैं विच रिलेट टू डिफॉल्ट्स और ऑफेंसेस जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग जो है वो दी गई है बाय वन और मोर पार्टीज, वो भी आप मीडिएशन और कंसिलिएशन में नहीं रेफर कर सकते. उसके बाद बी वाले में केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस एंड स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फोर्जरी, इंपर्सोनेशन या कोर्शन, ठीक है, तो जिन भी केसेस में इन चीजों को लेकर के एलिगेशंस वगैरह इन्वॉल्व है वो आप रेफर नहीं कर सकते. देन केसेस इन्वॉल्विंग प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, तो अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन जो है उस केस में इनिशिएट करा जा सकता है, या नॉन कंपाउंडेबल अगर वो ऑफेंस है, वहां पर आप रेफर नहीं कर सकते मैटर को मीडिएशन और कंसिलिएशन में. एंड लास्टली केसेस विच इन्वॉल्व पब्लिक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ न्यूमरस पर्संस हु आर नॉट पार्टीज बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. तो इसको याद रखने का तरीका है CS का पिन, ठीक है, CS का पिन से आप कैसे याद रखोगे? तो C स्टैंड्स फॉर कंपाउंडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग जिन भी केसेस में. I स्टैंड्स फॉर इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन, तो C से हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग, I से हो गया इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन, P से हो जाएगा पब्लिक इंटरेस्ट, और S से हो जाएगा सीरियस और स्पेसिफिक एलिगेशंस ऑफ फ्रॉड, फैब्रिकेशन, फोर्जरी या इंपर्सोनेशन, कोअर्शन, एंड N से हो जाएगा प्रोसिक्यूशन फॉर क्रिमिनल या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस. तो CS का पिन, ठीक है, इससे आपको ये ध्यान रखना है. और इसके साथ आपका जो मीडिएशन और कंसिलिएशन वाला पार्ट है वो खत्म होता है. आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन द रिविजन ऑफ द प्रोविजन डिस्कस्ड एंड गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोविजन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.